नमस्कार। आज 4 मई 2026 है और स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज सुबह के इस विशेष आकलन में हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की स्थिति और वहां गहराते सुरक्षा हालात का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। बिना किसी पक्षपात के हम सीधे तथ्यों पर बात करेंगे और समझेंगे कि ज़मीनी हकीकत आखिर है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। प्रोवेव एआई स्टाइलो इंटेले ऑप्स और स्टाइलो न्यूज़ का डेवलपर है, जो अपनी शानदार एआई संचालित ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और ऑन डिमांड खबरों के लिए जाना जाता है। तो आज के इस इंटेलिजेंस रनडाउन में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हैं ईस्ट अफ्रीका का क्षेत्रीय परिदृश्य, जमीनी स्तर पर टैक्टिकल पैटर्न्स और उनके प्रभाव, सोमालिया की राजनीतिक अस्थिरता, मुख्य नेताओं के दृष्टिकोण और अंत में आने वाले समय के लिए हमारी वॉच लिस्ट। आइए बिना देरी किए सीधे अपने पहले भाग की ओर चलते हैं, ईस्ट अफ्रीका रीजनल ओवरव्यू। यहां हम ऑपरेशंस के मुख्य क्षेत्र को समझेंगे। स्क्रीन पर आ रहे इस नए थ्रेट असेसमेंट मैप पर एक नज़र डालिए। हमारा मुख्य ध्यान साउथ सेंट्रल सोमालिया पर केंद्रित है। यहाँ जो लाल और हरे निशान आप देख रहे हैं, ये उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं जहां हलचल सबसे अधिक है, विशेष रूप से मोगादिशु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से और केन्या की सीमा से लगे इलाके। ये मैप पूरे क्षेत्र की वर्तमान भौगोलिक स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यानी टैक्टिकल पैटर्न्स और उनके प्रभाव पर। जमीनी हकीकत को तटस्थता से समझना यहाँ बेहद जरूरी है। ताज़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार अल-शबाब की गतिविधियां मुख्य रूप से इन 5 इलाकों में सीमित हुई हैं। इनमें लोअर शबेले का जानेले, मुबारक, अवधेगले कॉरिडोर सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसके अलावा बायर रीजन का बायरडोआ और हेरन का बेलिडवेन भी प्रमुख हैं। जिलेब और बुआले को इनका कोर हब यानी मुख्य केंद्र माना जा रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मोगादिशु की तरफ आने वाले रास्तों पर भी लगातार ऐसी गतिविधियां दर्ज की गई हैं। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं पर गौर करें तो एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। अप्रैल के मध्य में लोअर और मिडिल जुब्बा में संयुक्त मिलिट्री ऑपरेशंस हुए। फिर 21 अप्रैल को मरियो के पास एक तेल टैंकर का अपहरण हो गया, जो समुद्री लुटेरों की वापसी का एक चिंताजनक संकेत है। 27 अप्रैल आते आते जनाले और मुबारक में उग्रवादियों की एडवांस मूवमेंट की खबरें आईं। और अब मई की शुरुआत में ही अफगोई के आसपास आईईडी धमाके और हमले देखे गए हैं। ये घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि वहां एक मल्टी फ्रंट अस्थिरता चल रही है। और इन सब का असर कहां पड़ रहा है, इसे हम मुख्यतः 3 स्तरों पर देख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर बात करें तो बेडोवा में आईईडीज और झड़पों ने आम नागरिकों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक इलाकों पर कब्जे की होड़ और कमजोर सप्लाई रूट्स सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो समुद्री लूट में इजाफा और यूएस तथा अफ्रीकन यूनियन के केंद्रों पर बढ़ता खतरा सभी के लिए चिंता का बड़ा विषय है। अब बात करते हैं इस सुरक्षा स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मुद्दे की, सोमालिया की राजनीतिक अस्थिरता और 15 मई की आने वाली डेडलाइन। 15, देखिए, ये महज एक नंबर नहीं है। 15 मई वो तारीख है जब वर्तमान राजनीतिक मैंडेट या जनादेश समाप्त हो रहा है। इस तारीख को एक क्लिफ या चट्टान के किनारे की तरह देखा जा रहा है, जहां से देश की राजनीतिक स्थिरता सच में डगमगा सकती है। दरअसल सरकार पर जो दबाव बढ़ रहा है उसके कई साफ संकेत मौजूद हैं, जैसे मोगादिशु में भारी सैन्य तैनाती, कई जिला आयुक्तों की अचानक बर्खास्तगी और इलीट वर्ग का टूटना तथा विपक्ष का नया गठजोड़ बनाना। इनके अलावा जल्दबाजी में कराए जा रहे क्षेत्रीय चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के निलंबित होने की आशंका ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। इन सभी कारकों ने मिलकर इस राजनीतिक अनिश्चितता को एक सीधे सुरक्षा संकट में तब्दील कर दिया है। तो इस तनावपूर्ण माहौल में आखिर फैसले कौन ले रहा है? आइए अपने चौथे भाग में मुख्य निर्णयकर्ताओं के दृष्टिकोणों और ग्राउंड लेवल के सेंटीमेंट्स को समझते हैं। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के नेतृत्व में सोमाली सरकार आत्मनिर्भरता हासिल करने और विदेशी सेनाओं की मौजूदगी को कम करने की कोशिश कर रही है। उनका जोर संप्रभुता पर है। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन यूनियन का मानना है कि ट्रांजिशन क्रमिक यानी धीरे धीरे होना चाहिए। उन्हें अचानक सेना हटाए जाने से आने वाली अस्थिरता की चिंता है। ये मतभेद इन नीति निर्माताओं के बीच चल रही कशमकश को उजागर करता है।
और ये कश्मकश सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी है। जैसे कि युगांडा में एक तरफ जनरल मुहूजी काइनरुगबा हैं जो आक्रामक और क्षेत्रीय नेताओं को चुनौती देने वाली विदेश नीति अपनाते दिखते हैं, जबकि राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी इसके बिल्कुल उलट कूटनीतिक मर्यादा बनाए रखने और ऐसे विवादास्पद बयानों से दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग अंदर से कितना जटिल हो चुका है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं? सोशल मीडिया और शोधकर्ताओं के डेटा को अगर हम देखें तो वहां भ्रष्टाचार और राज्य की बढ़ती कमजोरी को लेकर काफी घबराहट है। लोगों में एक बड़ा डर ये भी है कि अल शबाब इस पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता का पूरा फायदा उठा सकता है। यह हमें निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि आम जनता किस हद तक चिंतित है और जमीनी हालात कितने संवेदनशील हैं। अपने इस विश्लेषण के अंतिम भाग में हम भविष्य के आकलन और हमारी वॉच लिस्ट पर बात करेंगे ताकि हम आगे आने वाली स्थिति के लिए तैयार रहें। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आने वाले हफ्तों में ईस्ट अफ्रीका के किन मुख्य संकेतों पर हमें लगातार नज़र बनाए रखनी चाहिए। हमारी वॉच लिस्ट में ये 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, क्या 15 मई के राजनीतिक संकट का कोई समाधान निकलता है या स्थिति और बिगड़ती है। दूसरा, ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि करीब 300 से 400 उग्रवादी बीडोआ, जोहर और बेलेद्वेने में चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए जमा हो रहे हैं। इस पर नजर रखनी होगी। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म दबाव और डेटा देशों की आर्थिक सहायता में आने वाले समय में किस तरह के बदलाव आते हैं। इन तीनों ही पॉइंट्स पर कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी है। स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट का आज सुबह का ये विश्लेषण यही संपन्न होता है। अगर आप पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं का और गहराई से आकलन सुनना चाहते हैं तो अल शबाब, इलेक्शंस एंड इंस्टेबिलिटी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अंडर प्रेशर नामक हमारा पॉडकास्ट जरूर सुनें। ये आपके पसंदीदा चैनल्स और इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। AI संचालित ऑन डिमांड खबरों और निष्पक्ष अपडेट्स के लिए stylonews.com पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। परंतु जाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की अचानक वापसी सोमालिया को सच में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी या फिर एक नए और भयावह संकट को जन्म देगी? वक्त ही बताएगा। इस आकलन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।